हेलो एस्पिरेंट। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर की डेवलपमेंट्स, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क। सो इंडियन बैंक ने स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क के न्यू स्टैंडर्ड्स ISO 20022 को तेज़ी से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। मींस इंडिया के जो बैंक्स है वो अपनी इंटरनेशनल पेमेंट मैसेज को एक मॉडर्न ग्लोबल फॉर्मेट ISO 20022 में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? इससे ट्रांजैक्शन फास्ट होगी, एरर कम होंगे और जो ग्लोबल कंपैटिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं ये ISO 20022 क्या है। तो ISO 20022 एक ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ISO 20022 एक कॉमन लैंग्वेज या एक कॉमन फॉर्मेट है जो दुनिया के बैंक्स यूज़ करते हैं। ये डेटा को स्ट्रक्चर और मशीन रीडेबल बनाता है। इससे जो बैंक्स हैं उनके बीच के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक्यूरेट और एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पेमेंट डिटेल हो गया, सेंडर इंफॉर्मेशन हो गई या पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जाता है। ठीक है, ये सारा का सारा एक ही स्टैंडर्ड में हो जाएगा। अब बात करते हैं स्विफ्ट क्या है। तो स्विफ्ट एक सिक्योर ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो दुनिया भर के जो बैंक्स हैं उनके बीच फाइनेंशियल मैसेज भेजने में हेल्प करता है। स्विफ्ट खुद पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये सिर्फ मैसेज या इंस्ट्रक्शन भेजता है जो कि पैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का बैंक US के बैंक को स्विफ्ट मैसेज भेजता है, फिर वो सेटलमेंट उसके थ्रू होती है। ठीक है, स्विफ्ट एक्चुअल में 11,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को 200 कंट्रीज़ में कनेक्ट करता है। मीन्स ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्विफ्ट से कनेक्टेड है। ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल कम्युनिकेशन की बैकबोन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्विफ्ट है ये कब बनाया गया, इसके जेनेसिस की बात करते हैं। तो स्विफ्ट 1973 में 239 बैंक्स जो है 15 कंट्रीज़ के 239 बैंक्स ने मिलकर बनाया। मीन्स ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम है जो बैंक ने मिलकर बनाया और इसका पर्पस था इंटरनेशनल पेमेंट को स्टैंडर्ड और सिक्योर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेडक्वार्टर। तो स्विफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेल्जियम में है। मीन्स ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यूरोप में लोकेटेड है, पर ग्लोबली भी ऑपरेट करता है। ठीक है, अब स्विफ्ट का पर्पस क्या है? तो स्विफ्ट का पर्पस है क्रॉस बॉर्डर जो फाइनेंशियल कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर और स्मूथ बनाना। मींस इसका कोर काम ये है कि इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस है वो सेफ हों, फ्रॉड रिड्यूस हो, फास्ट मैसेजिंग प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब इसी से सिमिलर एक और वर्ड या एक सेम काम करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे एक प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जा रहा है ताकि स्विफ्ट पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। मींस जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है जैसे ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका हो गया, ये चाहते हैं कि उनका अपना एक पेमेंट नेटवर्क हो, वो स्विफ्ट जैसे जो वेस्टर्न सिस्टम है उस पर डिपेंड ना रहे। ठीक है, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत हाई है। तो इन शॉर्ट स्विफ्ट क्या है? एक ग्लोबल सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है। और ISO 20022 क्या है? मॉडर्न जो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज है। और ब्रिक्स पे क्या है? बिल्कुल स्विफ्ट जैसा ही है, स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव भी मतलब कह सकते हैं इसको। तो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड और जो जियोपॉलिटिकली कम्पिटिटिव बना रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में स्टार्ट हुआ और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है। मींस जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर ऑपरेट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव है और इसका जो पर्पस है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रॉन्ग करना। अब बात करते हैं ये पेमेंट बैंक कौन से बैंक होते हैं। तो पेमेंट बैंक स्पेशल बैंक्स होते हैं जो अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड लोगों को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए बनाए जाते हैं। पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट RBI ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उन तक बैंकिंग पहुंचाई जा सके। गांव हो या रूरल या जिसको हम रिमोट एरिया बोले वहाँ पे बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज मिल पाए। ठीक है, तो ये बैंक्स जो है सिंपल सर्विसेज देते हैं, फुल कमर्शियल बैंक्स जैसे काम नहीं करते हैं। ठीक है,
आईपीबीबी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो अपने बड़े पोस्टल नेटवर्क का यूज़ करके बैंकिंग सर्विसेज हर घर तक पहुंचाते हैं। मींस इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उस नेटवर्क को यूज़ करता है। पोस्टमैन की तरह पोस्टमैन जो होता है वही बैंकिंग एजेंट बन जाता है और दो स्टेप तक बैंकिंग जो सर्विसेज होती है उनको देना पॉसिबल किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, रूरल इंडिया के लिए एक गेम चेंजर है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट और थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे लोन हो गया, इंश्योरेंस होगी, इनको प्रोवाइड करता है। मींस इंडिया पोस्ट पेमेंट की जो मेन सर्विसेज है वो क्या है, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी जैसे सेविंग होगी या करंट अकाउंट या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर या मोबाइल रिचार्ज या फिर ये सारी चीज़ें जो है ये कौन करता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि ये खुद लोन नहीं देते हैं बट टाई अप के थ्रू जो लोन या इंश्योरेंस एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो डिपॉजिट की लिमिट है वो कितनी है, 2 लाख तक है। यानी कि जो डिपॉजिट होता है इसमें वो 2 लाख तक कर सकते हैं, यानी कि ये बैंक 2 लाख तक का डिपॉजिट ले सकता है। मनी ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट भी कर सकता है पर लोन नहीं दे सकता है, ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। मीन्स ये पेमेंट बैंक की सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है और इससे जो है रिस्क भी कम होता है और फोकस सिर्फ जो है बेसिक बैंकिंग पर रहता है। ठीक है, इन शॉर्ट जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उनका कोर एम जो है वो इंडिया के हर सिटीजन को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज देना है, स्पेशली रूरल एरिया, अनबैंक्ड पॉपुलेशन, उन सब तक फाइनेंशियल सिस्टम को लाना है। बात करते हैं पीसीए फ्रेमवर्क की, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आरबीआई ने 1 अप्रैल 2025 से अप्रॉक्स 500 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया। मींस आरबीआई अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने वाला है ताकि वीक बैंक्स पर टाइमली कंट्रोल किया जा सके, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ये शिफ्ट उन बैंक्स के लिए है जो पहले सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क यानी कि एसएएफ के अंडर आते थे। आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क 2002 में शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई किया और अब जो है इसको जुलाई 2024 में यूसीबी के लिए इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो पीसीए में पहले सिर्फ कमर्शियल बैंक आते थे, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी ये अप्लाई होगा। इसने पुराने जो सैफ है उस सिस्टम को रिप्लेस किया है फॉर यूसीबी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई अब ज़्यादा यूनिफॉर्म सुपरविजन सिस्टम यूज़ करेगा। पीसीए का ऑब्जेक्टिव क्या है? पीसीए का ऑब्जेक्टिव है सही टाइम पर इंटरवेंशन करना और बैंक्स को जल्दी करेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए फोर्स करना ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आरबीआई जब देखता है कि बैंक वीक हो रहा है तो वो लेंडिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, एक्सपेंशन रोकता है, कैपिटल बढ़ाने को बोलता है। इससे जो बैंक है वो कोलैप्स होने से बच जाते हैं। अब पीसीए फ्रेमवर्क में कौन कौन आता है, और तो पीसीए फ्रेमवर्क में एक तो बैंक्स आते हैं जिसमें कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे और इसके साथ साथ में एनबीएफसी, इन दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आरबीआई पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को मॉनिटर करता है जिसमें हमारे बैंक्स हो गए, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव, और इसके साथ में एनबीएफसी भी इसमें आती है। अब पीसीए में कुछ जो है इंडिकेटर होते हैं जिनके बेसिस पे जो है पीसीए में इसको मॉनिटर किया जाता है। तो पीसीए में मेन 3 इंडिकेटर होते हैं जिसमें जो फर्स्ट है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि बैंक के पास कितना कैपिटल है अगर उसे लॉस को ऑब्जर्व करना है। दूसरा है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी का मतलब क्या है कि कितने लोन एनपीए बन रहे हैं, बैड लोन्स बन रहे हैं, ये चेक करना, इसके लिए मॉनिटरिंग करना। एंड थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि बैंक प्रॉफिट में है या लॉस में जा रहा है। अगर ये 3 इंडिकेटर वीक हो जाते हैं तो आरबीआई क्या करेगा, वो एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। तो सीएआर क्या है जो हमने ऊपर देखा, वैसे तो हमने ये लास्ट 1 या 2 वीडियो पहले हमने इसको डिस्कस किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। तो सीएआर का मतलब है टोटल कितनी कैपिटल है डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100, यानी कि सीएआर इज इक्वल टू बैंक का कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। इसको सीएआर को हम सीआरएआर भी कहते हैं।
कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब मान लो कि बैंक के पास कैपिटल कितनी है 100 करोड़ है, रिस्क वेटेड एसेट कितने हैं 1000 करोड़ है, तो हमारा CAR कैसे निकलेगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 एंड CR कितना हो गया 10%। मतलब बैंक के पास 10% वो बफर है जिससे वो लॉस को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट PCA फ्रेमवर्क का मेन पर्पस है वीक बैंक्स को टाइम पर आइडेंटिफाई करना, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर उन्हें रिकवर करवाना, फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करना। तो ये आपका हो गया PCA फ्रेमवर्क। अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर की, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FRI। FRI मई 2025 में DOT ने डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉन्च किया। ठीक है, मीन्स FRI एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया और DIU डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट टेलीकॉम डेटा का यूज़ करके फ्रॉड डिटेक्शन करता है। अब इसका पर्पस क्या है, जो डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड है उनको प्रिवेंट करना। FRI क्या है, FRI एक रिस्क बेस्ड मैट्रिक है जो किसी मोबाइल नंबर को मीडियम, हाई, वेरी हाई फ्रॉड रिस्क कैटेगरी में क्लासीफाई करता है। मीन्स हर मोबाइल नंबर का रिस्क स्कोर निकाला जाता है, अगर वो नंबर फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो तो उसे मीडियम, हाई एंड वेरी हाई रिस्क में क्लासीफाई किया जाता है। इसमें क्या होगा, बैंक और टेलीकॉम कंपनीज इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट सोर्सेज से मिले इनपुट पर बेस्ड होगा, जैसे साइबर पोर्टल हो गया, चक्षु प्लेटफॉर्म हो गया या बैंक की इंटेलिजेंस हो गई। मीन्स FRI डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आता है। ठीक है, ये कोई एक सिंगल सोर्स नहीं होगा जो FRI का डेटा होगा, ये मल्टीपल सोर्सेज होगा, जिसमें जो पहला सोर्सेज होगा वो पहला सोर्स है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसका I4C, इसका यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या होगा, NCRP पोर्टल पर लोग साइबर फ्रॉड कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। एक तो ये सोर्स हो गया, ठीक है, जहाँ से FRI डेटा आएगा। दूसरा है DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन का चक्षु प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सस्पिशियस कॉल या मैसेज रिपोर्ट किए जाते हैं। तीसरा होगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन की इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। ठीक है, ये बैंक के द्वारा जो है शेयर किया जाएगा। तो इन सब डेटा को कंबाइन करके एक रिस्क प्रोफाइल बनाया जाता है। ठीक है, तो FRI का एम क्या है, बेसिकली इन शॉर्ट FRI का मेन गोल है मोबाइल नंबर के थ्रू होने वाले डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना। बैंक और टेलीकॉम ऑपरेटर को अर्ली वार्निंग सिस्टम देना, किसके थ्रू, FRI के थ्रू। इसका एक रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मोबाइल नंबर NCRP पोर्टल पर फ्रॉड में रिपोर्ट हुआ, चक्षु पर उसकी जो है सस्पिशियस कॉल फ्लैग हो गई और बैंक ने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट किया, तो FRI उस नंबर को वेरी हाई रिस्क मार्क करेगा। फिर बैंक जो है उस नंबर से क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करेगा या ट्रांजैक्शन अलर्ट कर सकता है। तो यही क्या है, हमारा FRI है। इन शॉर्ट मोबाइल नंबर फ्रॉड रिस्क रेटिंग सिस्टम बाय DOT, ये है FRI। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है FRBM एक्ट 2003 एंड उसके साथ जो कैग ने रिपोर्ट भी मेंशन की है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो रिसेंटली कैग की रिपोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट FRBM एक्ट को फॉलो करने में कुछ फिजिकल इनकन्सिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी इशू फेस कर रही है। मीन्स कैग क्या करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है और उसी ऑडिट के टाइम पे जो है कुछ ऑब्जर्वेशन की जाती है बाय कैग कि गवर्नमेंट जो है कभी कभी फिजिकल जो टारगेट है उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रही है और कुछ जो डेटा है उसमें ट्रांसपेरेंसी इशू भी आ रहा है। अब बात करते हैं कि ये FRBM एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं जस्ट इसका जो है जो P365 है इसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मान के चल रही हूँ कि आपको जो है बाकी ये जितने भी कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के आपने वो ऑलरेडी जो है कवर कर लिए हैं, अंडरस्टैंड है आपको। कोई भी अगर मैं इसमें टॉपिक में मेंशन आगे बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जैसे डेट टू GDP रेशो आएगा, फिजिकल डेफिसिट आएगा, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर लिया है। इन केस अगर किसी को फिर भी दिक्कत आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बता सकता है, बट मैं इसको इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं ये मान के चल रही हूँ क्योंकि P365 आता ही तब है जब 3-4 मंथ रह जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो ऑलरेडी सब जितने भी एस्पिरेंट होते हैं वो ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होते हैं। ठीक है,
तो अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लैरिटी दे दूँगी कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि आप कन्फ्यूज़ हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम इकोनॉमी का प्रॉपर सेशन करेंगे इस करंट अफेयर के बाद, जो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट होगा, तो उसमें मेरा एक-एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन होगा। तो आप जब उसमें ज्वाइन करेंगे, उसको आप देखोगे, आई एम डैम श्योर कि किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज के साथ में उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एफआरबीएम एक्ट 2003 का मेन पर्पस है इंटर जनरेशनल इक्विटी और लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। यहाँ मैंने दो वर्ड्स की बात की है। फर्स्ट है इंटर जनरेशनल इक्विटी। इसका मतलब ये है कि आज की जो एक्सपेंडिचर है उसका बर्डन नेक्स्ट या फ्यूचर जनरेशन पर ना पड़े। मीन्स आज अगर हम ज़्यादा डेट लेते हैं तो फ्यूचर पे उसका बर्डन ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैंने बात की है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी स्टेबल रहे, यानी कि जो इन्फ्लेशन है या जो ग्रोथ है या फिर डेट है वो भी क्या रहे? कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो इसी के लिए जो है जो एफआरबीएम एक्ट है वो क्या करता है? फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, ठीक है। एफआरबीएम का एम है कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है उसको सस्टेनेबल बनाना और रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल गवर्नेंस एंश्योर करना। मीन्स गवर्नमेंट को लिमिट में बोरो करना चाहिए, डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए गवर्नमेंट का, एंड डेट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ये सब किसके थ्रू एंश्योर होता है? एफआरबीएम एक्ट के थ्रू एंश्योर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैग के रोल की अंडर एफआरबीएम एक्ट। तो एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग कैग जो है उसे हर साल कंप्लाइंस रिव्यू करना होता है। मीन्स कैग क्या चेक करता है कि गवर्नमेंट एफआरबीएम रूल्स को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। मीन्स गवर्नमेंट ने जो एफआरबीएम टारगेट है या रूल्स बनाए हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, ये चेक करना। एंड फिजिकल नंबर में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है या फिर इनकंसिस्टेंसी तो नहीं हो रही है। ये सब जो है कैग कैसे करता है? ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करता है। तो इसीलिए जब कैग जो है एफआरबीएम नॉन कंप्लाइंस को हाईलाइट करता है तो उसको एक तरह से सीरियस गवर्नेंस इशू माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें एफआरबीएम के मैंडेटरी स्टेटमेंट्स। तो बजट के साथ में गवर्नमेंट को कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिनको वो पार्लियामेंट में रखती है? तो मेनली बजट के साथ गवर्नमेंट 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेटमेंट्स को पार्लियामेंट में रखती है, जिसमें से सबसे जो पहली स्टेटमेंट होती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर, इन सब का ओवरव्यू देती है। और साथ ही क्या करती है कि बजट किस मैक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे बन रहा है ये भी यहाँ पे बताया जाता है। तो पर्पज़ क्या है इस स्टेटमेंट का? तो इसका पर्पज़ ये है कि पार्लियामेंट को ये एक आइडिया मिले कि फिजिकल डिसीजन जो है वो किस इकोनॉमिक रियलिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है इसमें मीडियम टर्म्स फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट आने वाले 3 साल जो होते हैं, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, आने वाले 3 सालों के फिजिकल इंडिकेटर बताती है। मीन्स ये आने वाले 3 सालों के लिए गवर्नमेंट के फिजिकल नंबर का प्रोजेक्शन या जिसको एस्टिमेट हम कहते हैं वो देती है, जैसे कि रेवेन्यू कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, डेफिसिट की प्रोजेक्शन देती है। इसके साथ में फिजिकल कंसोलिडेशन का रोड मैप भी दिखाती है। तो इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है बजट सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है, बल्कि अगले 3 से 5 साल के लिए भी फिजिकल प्लान और टारगेट को भी दिखाएगा, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में बात करें इसकी तो बजट एक साल का नहीं है बल्कि फ्यूचर का रोड मैप भी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में एक्चुअल में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी फिजिकल प्रायोरिटीज़ को एक्सप्लेन करती है। मीन्स सरकार अपने बजट में बताती है कि पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च होगा और कौन से एरिया पे फोकस होगा, एंड टैक्स पॉलिसी और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का अप्रोच भी बताती है, ठीक है। एंड एफआरबीएम टारगेट को जो है यहाँ पे अचीव कैसे करना है, इसको इस स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इसमें कि इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस इस स्टेटमेंट का ये है, ये तो बताना ही है कि क्या अचीव करना है, लेकिन इसके साथ साथ में उस टारगेट को कैसे अचीव करना है ये भी यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू बताया जाता है। नेक्स्ट आता है की टारगेट अंडर एफआरबीएम एक्ट। तो कुछ टारगेट कौन कौन से हैं जो अंडर एफआरबीएम के अंडर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टारगेट होता है फिजिकल डेफिसिट का। तो ओरिजिनली एफआरबीएम टारगेट जो है, जिसमें फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना दिया हुआ है, जीडीपी का 3%, जीडीपी का 3%, ठीक है। ये इतना टारगेट मेंटेन करने के लिए बोला गया है इसके अंदर। मींस एक्सेसिव बोरोइंग से डेट क्या होता है, वो बढ़ता है। अगर डेट बढ़ता है उससे क्या होगा, इंटरेस्ट जो पेमेंट है उसका बर्डन बढ़ता है। तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना दिया हुआ है कि आपको जो है जीडीपी का 3% तक अपने आप को लिमिट करना है, यानी कि अपने फिजिकल डेफिसिट को लिमिट करना है। किसके लिए, ये गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें डेट लिमिट। तो एफआरबीएम फ्रेमवर्क में डेट सस्टेनेबिलिटी को सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी गई है। डेट सस्टेनेबिलिटी मतलब कि गवर्नमेंट का अपना जो डेट है वो ऐसे वो गवर्नमेंट मैनेज करे उसको कि उसे टाइमली भी रिपे करने की उसकी कैपेसिटी हो बिना किसी फिजिकल क्राइसिस के। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सरकार का जो डेट है वो बस इतना होना चाहिए कि फ्यूचर में वो उसको ईजिली हैंडल कर पाए और इंटरेस्ट या रीपेमेंट में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके बाद आता है डेट लिमिट का टारगेट क्या है। तो इसमें कुछ टारगेट भी मेंशन किए हुए हैं। तो जनरल गवर्नमेंट, जिसमें हमारी सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट होंगी, उनका जो डेट लिमिट का टारगेट है वो है 60% ऑफ जीडीपी, यानी कि इतना 60% ऑफ जीडीपी सेंटर और स्टेट को अपना डेट लिमिट मेंटेन करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है सेंटर का भी अलग से दिया है, वो कितना है 40% ऑफ जीडीपी, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट अपने डेट को कितना मेंटेन करेगी, 40% करेगी या उससे कम होगा, लेकिन 40% से ज़्यादा नहीं होगा। अब लॉजिक क्या है इसका लॉजिक ये है कि अगर डेट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा होगी, और अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जो हमने प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना होता है वो क्राउड आउट हो जाएगा। मतलब जब गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा सिर्फ डेट के इंटरेस्ट को पे करने में चला जाएगा, तो फ्यूचर में अगर हमें कहीं पे डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए एक्सपेंडिचर करना है, उसके लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो इसीलिए ये मेंटेन करने के लिए ये जो रेशो हमने देखी अभी 60 की और जो 40% की सेंटर और स्टेट वाला जो हमने देखा, वो इसीलिए मेंटेन करने के लिए या इसीलिए उसको लिमिट करने के लिए बोला है कि अगर हम लोन ही लेते रह जाएंगे तो लोन की हमें कभी ना कभी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है वो भी पे करना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे हमें उसका प्रिंसिपल भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, अगर हम ज़्यादा लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें रिवाइज्ड फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ। अब ये क्या है, तो पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने टेम्परेरली इसे फिजिकल डेफिसिट को ज़्यादा अलाउ कर लिया था, लेकिन अब एफआरबीएम के अकॉर्डिंग मीडियम टर्म्स में डेफिसिट को कितना बोला है, 4.5% ऑफ जीडीपी से कम करने का टारगेट दिया है। मतलब क्या बोला है कि ये जो 4.5% है इससे भी हमें इसको कम करना है। अब गवर्नमेंट अपने बजट गैप को ग्रेजुअली कंट्रोल करके सस्टेनेबल लेवल पे लेस देन 4.5% ऑफ जीडीपी में लाना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें एडिशनल गारंटी अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले समझो फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है। फिजिकल कंसोलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपनी इनकम इंक्रीज करके और एक्सपेंडिचर को एफिशिएंट मैनेज करके फिजिकल डेफिसिट को कम करती है। इसका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, तो गवर्नमेंट डेट कम कर ले या फिर और इसके साथ में क्या होगा, पब्लिक जो डेट है उसको कंट्रोल में रखे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा इसके साथ में था फिजिकल कंसोलिडेशन के साथ में एक वर्ड एडिशनल गारंटी, ठीक है। तो एडिशनल गारंटी क्या चीज़ है, पहले इसको समझते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार पीएसयूज या एजेंसीज जो होती है उनको लोन पर बैंक या फाइनेंशियल एंटिटीज़ जो होती है उनको गारंटी देती है। इसीलिए एफआरबीएम रूल में ये एडिशनल गारंटी का टारगेट कितना दिया हुआ है कि आप जो है 0.5% ऑफ जीडीपी में इसको मेंटेन करो। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं एडिशनल गारंटी की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो किसी पीएसयू को बैंक से लोन लेना है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो एज अ गारंटर काम करेगी कि इन केस अगर ये पर्टिकुलर पीएसयू आपके लोन को पे नहीं करती है तो आई एम एज अ गारंटर इसको फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट की गवर्नमेंट इसको पे करेगी
कंटीजेंट लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आएगी। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब ये एक कंडीशन होगी कि इन दैट केस कि अगर फ्यूचर में पीएसयू आपके लोन को पे नहीं करती है तो मैं इस लोन को पे करूंगी, ठीक है। गवर्नमेंट ये एक गारंटी लेती है, तो दैट इज कॉल्ड एडिशनल गारंटी, ठीक है। और इसमें इसका टारगेट कितना दिया हुआ है, 0.5% ऑफ जीडीपी। इतना हमको मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो फिजिकल रिस्क है उसको कंट्रोल में रखा जाए। नेक्स्ट आता है इसमें रेवेन्यू एंड एफिशिएंट रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट। तो ये अब इसके अंदर नहीं है, इसको रिमूव कर दिया है। पहले एफआरबीएम एक्ट में रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट भी थे, लेकिन 2018 में अमेंडमेंट के बाद इन टारगेट्स को रिमूव कर दिया। रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट को रिजिड टारगेट बनाना ग्रोथ के लिए एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव माना गया। यानी कि अगर इसको भी हम टारगेट में रख देंगे तो ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, ठीक है। अब जो पूरा का पूरा फोकस है वो किस चीज़ पे, ओवरऑल डेट सस्टेनेबिलिटी पे है, कि हम अपने डेट को किस तरीके से सस्टेन करें। नेक्स्ट आता है इसमें कैग रिपोर्ट फाइंडिंग। तो पेंडेमिक के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो कितना था, वो 61.38 तक पहुंच गया था। मींस जीडीपी के कंपैरिजन में डेट का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। एंड जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरोइंग की थी, ठीक है। तो क्या हो गया, इसकी वजह से हाई डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया, और इसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट पेमेंट का रेशो रेवेन्यू के अगेंस्ट 35.35% तक पहुंच गया। मींस गवर्नमेंट जो कमाती है उसका सब एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है इंटरेस्ट देने में ही जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे डेवलपमेंट स्पेंडिंग के लिए पैसा कम होगा। जैसे मैंने ऊपर अभी डेट की बात की थी कि अगर डेट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर हमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना हो, यानी कि डेवलपमेंट के लिए कहीं पे एक्सपेंडिचर करना हो, तो उसके लिए पैसा ही कम बच जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ने गारंटी लिमिट कितनी दी है, जो हमने अभी पढ़ी वो है 0.5% ऑफ जीडीपी, जो इस टाइम पे भी जो है मेंटेन की हुई है। यानी कि इस पैरामीटर में गवर्नमेंट अगर देखो तो गवर्नमेंट कंप्लाइंट है, यानी कि एफआरबीएम के रूल्स, इस एफआरबीएम के जो रूल्स थे वो यहाँ पे फॉलो किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनरियलाइज्ड टैक्स रेवेन्यू, वो कितना हो गया था, 21.30 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। अब ये अनरियलाइज टैक्स रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू होता है, ये वो रेवेन्यू होता है जिसमें गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन होती है कि ये रेवेन्यू मुझे आएगा ही आएगा, ये इतना अप्रॉक्स अमाउंट मेरा एज अ रेवेन्यू मुझे मिलेगा ही मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। और अगर वो उतना अमाउंट नहीं मिलता है जितनी एक्सपेक्टेशन होती है, वही हमारा क्या कहलाएगा, फिर अनरियलाइज टैक्स रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने टैक्स रेज किया पर वो कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स तो बढ़ाया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, ये इंडिकेट करता है कि टैक्स रिकवरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई या एनफोर्समेंट कहीं वीक थी, ठीक है। तो इस अनरियलाइज्ड अमाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिस्प्यूट में भी नहीं था। ये जो अभी हमने देखा ना कि इसमें कितना हो गया ये अनरियलाइज्ड, ये था 21.30 ट्रिलियन तक पहुंच गया, यानी कि इतना पैसा मिला ही नहीं, ठीक है। और ये एक बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि ये एक लाइन यहाँ पे लिखी है कि ये इतना बड़ा अमाउंट जो है वो डिस्प्यूट में भी नहीं था, और इसके साथ साथ में वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंसी को भी दिखा रहा है, या कंप्लाइंस इशू भी दिखा रहा है कि वो क्यों नहीं मिला है, क्यों जो है गवर्नमेंट उसको रिकवर नहीं कर पाई है। तो इन शॉर्ट एफआरबीएम एक्ट का कोर एम ये है कि फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, डेट को सस्टेनेबल रखना, फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन ना डालना, ठीक है। और इसके साथ में कैग की रिपोर्ट का कोर कंसर्न क्या है कि डेट लेवल जो है वो हाई है, इंटरेस्ट बर्डन हाई है, टैक्स कलेक्शन वीक है, मीन्स फिजिकल गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है।